तो ये बात है 2019 की। 2019 में मैंने मेरी आईएएस प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आई वेंट ऑन टू मीट एन आईपीएस ऑफिसर जिन्होंने रिसेंटली ये एग्ज़ाम क्लियर करा था। एंड जब मैं उनसे मिलने जा रहा था तब मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था बिकॉज आई वॉज स्टडिंग फॉर 14 आवर्स अ डे ड्यूरिंग दैट टाइम। एंड जब मैं मेरा रूटीन स्टडी रूटीन उन आईपीएस ऑफिसर के साथ शेयर कर रहा था देन दिस आईपीएस ऑफिसर सेड मी वन थिंग विच चेंज्ड माई एंटायर यूपीएससी जर्नी। उनका ये कहना था कि यू विल फेल इवन आफ्टर स्टडिंग फॉर 14 आवर्स, जबकि टॉपर विल क्रैक इट जस्ट विद जस्ट 8 आवर्स, बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट टाइम, इट इज़ हाउ यू यूज़ योर टाइम। एंड आज के इस वीडियो में, क्योंकि मैं आज भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये गलती करते हुए देखता हूँ कि दे फोकस ऑन दी नंबर ऑफ आवर्स, जबकि नंबर ऑफ आवर्स विल नॉट मैटर मच, क्योंकि अगर वो मैटर ही करता तो वर्किंग प्रोफेशनल तो कभी इस एग्जाम को क्लियर कर ही नहीं पाते। लेकिन आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे वर्किंग प्रोफेशनल इस एग्जाम को क्लियर करते हैं बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट हाउ मेनी आवर्स यू आर पुटिंग। और कई बार तो बहुत ज़्यादा पढ़ना ये दिखाता है कि आप डायरेक्शन लेस हो, यू आर इन दी रॉन्ग डायरेक्शन, और वो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा भी सही। So before that, here is a brief intro about myself. I have appeared in CSE 2020, 2021 and 2022. Every time I have faced the IS interview and in all I have appeared in before 3 interview boards, and यहाँ पे I will be decoding the journey backwards for you, telling you what works, what doesn't works and how to easily achieve your IS dream. एंड आई विल इंश्योर कि आप वो मिस्टेक्स ना करो जो मैंने करी, एंड उसी के लिए मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बेस्ड techniques and tips बताऊंगा which will be very helpful for you for this UPSC journey. And if you want full PDF of this lecture, you can download it from my Telegram channel. You can download free resources from my website, and you can also check out the free IS Ganga mock test by signing up. And इन तीनों के लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखे हैं, वहां से आप इनको जरूर से चेकआउट करना। सो ओवरऑल देखो, स्टडी आर्ट्स के बाद अगर मैं आपको एक बात अच्छे से समझनी पड़ेगी कि सक्सेस कभी भी स्टडी आर्ट्स के बेसिस पे नहीं आएगी, स्टडी इंटेलिजेंस के बेसिस पे आएगी कि कितने इंटेलिजेंटली आप स्टडीज कर रहे हो। इवन इफ यू आर डूइंग 14 आवर्स अ डे यू विल नॉट गेट सिलेक्शन, बट अगर आप 8 घंटे स्ट्रेटेजिकली पढ़ रहे हो, कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, ये यू कैन गेट अ टॉप रैंक। और इस वीडियो में आई नो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस, यहाँ पे मैं यही डिकोड करूँगा ताकि आपको अच्छे से बात समझ में आ जाए कि जो ज़्यादा घंटे पढ़ रहे हैं वो किस तरीके से ट्रैप में फंसे हुए हैं। उनको ये लग रहा है कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, वो जो क्वांटिटी है, वो क्वालिटी में भी कन्वर्ट हो रही है, बट क्वांटिटी रेयरली कन्वर्ट्स इनटू क्वालिटी। और जो 14 आवर्स पढ़ रहे हैं उनके साथ मिस्टेक ये होती है कि दे आर वेरी बिजी, दे आर नॉट प्रोडक्टिव, दे आर बिजी, दे आर चेकिंग द बॉक्सेस की उनकी जो टू डू लिस्ट होती है, ये कर लिया वो कर लिया, इस तरीके से उनके बॉक्सेस रहते हैं जिनको वो चेक कर रहे हैं, बट दे आर नॉट चेकिंग द इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ द वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट इन यूपीएससी आईएएस एग्जाम। आपने कितने सब्जेक्ट कंप्लीट करे, इट डजंट मैटर, उन सब्जेक्ट का वेटेज क्या था वो मैटर करता है। आपने मॉडर्न हिस्ट्री करा, मेडिवल करा, एंशंट करा, बट आपके कॉम्पिटिटर ने एथिक्स करा, तो एथिक्स करने से ज़्यादा फायदा हुआ क्योंकि उसके 250 मार्क्स हैं। यू आर रिवाइजिंग सेम टॉपिक थ्राइस, इसके बाद में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट रिकॉल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो सही तरीका होता है स्टडी का उसमें आप 3 घंटे पढ़ो, देन सोल्व टू PYQs, राइट टू आंसर्स। अगर खुद से नहीं लिख पा रहे देन यूज टॉपर कॉपी, वहां से देखकर ही आंसर लिखो, बट आंसर लिखो एंड देन यूज वैल्यू एडिशन मटेरियल विद टाइम। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। लेकिन जो सिर्फ पढ़ते रहते हैं वो 3 बार भी पढ़ लेंगे, स्टिल दे विल नॉट बी एबल टू रिकॉल इट, क्योंकि उन्होंने कभी भी एक्टिव रिकॉल नहीं करा, टेस्ट नहीं करा। सेकेंड रीजन, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा घंटे पढ़ते हैं उनमें देखा गया है कि वो सेफ फील करने के लिए पढ़ रहे हैं, नॉट टू फेस द एग्जाम। दे जस्ट वांट टू फील सेफ कि आई एम डूइंग माई वर्क। उन्हें इतना ज़्यादा डर लगता है, इसीलिए मैंने हाउ टू एड्रेस फियर ऑफ आईएएस एग्जाम इस पर वीडियो बनाया, उसको जरूर से चेकआउट करना। उसमें मैंने सारे फियर्स को एड्रेस करा। एंड यू नीड टू स्टडी फॉर द एग्जाम, नॉट टू फील सेफ। आपको अपने नोट्स बार बार नहीं पढ़ने हैं। अगर आप उनको बार बार पढ़ रहे हो, लिख नहीं रहे हो, तो उससे कोई फायदा नहीं, उनको मत पढ़ो। अगर आप मॉक को अवॉइड कर रहे हो ये सोच के कि आपका सिलेबस कभी नहीं अभी नहीं हुआ, तो कभी पूरा नहीं होगा। 100% सिलेबस कभी भी किसी का नहीं होता, तो फिर तो आप कभी मॉक दे ही नहीं पाओगे। तो आप जितने भी घंटे पढ़ रहे हो दैट इज यूजलेस। तो आपको क्या करना है, आपकी अगर 60% भी प्रिपरेशन हो चुकी है देन यू कैन स्टार्ट अटेम्प्टिंग मॉक्स। और अगर मॉक्स नहीं देना चाहते एटलीस्ट PYQs, यू शुड स्टार्ट सॉल्विंग PYQs आफ्टर 60% ऑफ योर प्रिपरेशन। क्योंकि जब आप गलती करोगे PYQ में, मॉक्स में, देन यू विल लर्न इवन फास्टर बिकॉज यू आर अप्लाइंग दी नॉलेज। और जब आप अप्लाई करोगे तो आपका रिकॉल भी अच्छे से होगा, रिटेंशन भी अच्छे से होगा, जो सिर्फ रीडिंग करने से नहीं होगा। तो आपको रीड भी करना है एंड अप्लाई भी करना है, एंड इस तरीके से पढ़ोगे 8 आवर वुड बी सफिशिएंट। Secondly, they are chained to their chair.
नॉट टू द सिलेबस। काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं वो बस अपने सिटिंग आवर्स काउंट करते हैं कि मैंने इतने घंटे पढ़ाई करी, स्क्रॉल करते रहते हैं, स्पेसिंग आउट करते रहते हैं, और वो खुश होते रहते हैं कि आज मैंने 14 आवर्स पढ़ा, कल मैंने 13 आवर्स पढ़ा। बट दिस इज़ यूजलेस। आपको अपने सिलेबस को देखना है, आपको ये नहीं देखना आपने कितने घंटे पढ़ा, आपको ये देखना आपने कितना सिलेबस कवर करा। और आपको उसके लिए मल्टीपल स्प्रिंट्स में पढ़ना है। जैसे फर्स्ट आप 3 ब्लॉक बनाओ एंड फर्स्ट ब्लॉक में जीएस रिवीजन पे फोकस करो, शॉर्ट नोट्स पे फोकस करो। अगर खुद से नहीं बनाए जा रहे तो कोचिंग के आप शॉर्ट नोट्स यूज़ कर सकते हो, कोचिंग के नोट्स आप यूज़ कर लो। सेकंड ब्लॉक बनाओ जिसमें आपने जो भी पढ़ा उस पर आंसर राइटिंग करो या पीवाईक्यू सोल्व करने की कोशिश करो। थर्ड ब्लॉक में अपने ऑप्शनल का रिवीजन करो, ऑप्शनल को पढ़ो। और अगर प्रीलिम्स वाला फेज चल रहा है तो प्रीलिम्स के टेस्ट पे फोकस करो, पीवाईक्यूज पे फोकस करो। इस तरीके से मल्टीपल ब्लॉक्स बनाओ एवरी सिंगल डे, एक साथ कंटिन्यूसली पढ़ाई मत करो। साथ ही जो काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं उनमें ये भी देखा गया है, जैसे ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन डेज आई वेंट टू दिल्ली, आई वॉज स्टडिंग फ्रॉम माई होम, बट दिल्ली में गया था जस्ट फॉर दी लाइक एक विजिट के लिए, कोचिंग देखने के लिए। ऑल दो वो कोचिंग मुझे पसंद नहीं आई और मैं दिल्ली शिफ्ट भी नहीं हुआ, बट जब मैं दिल्ली में घूम रहा था, रूम्स देख रहा था, देन आई वेंट एंड मेट वन एस्पायरेंट। उसका जब मैंने रूम देखा तो उसमें चारों तरफ किताबें ही किताबें थी, मतलब रूम वॉज फिल्ड विद बुक्स, बहुत सारी किताबें थी। एंड ड्यूरिंग माई पर्सनल प्रिपरेशन टाइम आई हैव नेवर यूज्ड सो मेनी बुक्स। मेरे पास में लिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स होती थी, हर एक सब्जेक्ट के लिए स्टैटिक की बुक होती थी स्टैंडर्ड, प्लस करंट अफेयर के लिए बुकलेट, वो भी विजन आईएएस की। और फिर बाद में मैंने कंपाइलेशन पे शिफ्ट कर लिया था खुद को। तो अगर आपके रूम में इतनी सारी किताबें हैं तो आप देख सकते हो कि आप गलत डायरेक्शन में। आपके रूम में इस तरीके से ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, इतना सी बुक लिस्ट होनी चाहिए, उन्हीं को आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। और कहीं और से आपको लगता है कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो उस स्टैटिक बुक में या करंट अफेयर की बुकलेट में वैल्यू एड करते रहो। लेकिन कभी भी बुक पीडीएफ्स को मत कलेक्ट करो। आज के टाइम पे तो टेलीग्राम से इतनी ज़्यादा पीडीएफ्स आपको मिल जाएगी दैट यू विल बी लाइक उनमें ही आप डूब जाओगे। और पीडीएफ कलेक्ट करने की बजाय मैंने फोकस करा था रिकॉल सिस्टम पे। जैसे कि आई ट्राई टू प्रिपेयर वन पेजर नोट्स, और जहाँ मुझे कोचिंग के नोट्स अच्छे लगे आई स्टिक टू कोचिंग नोट्स, क्रिस्प नोट्स। देन आई बिल्ट इंट्रो एंड कंक्लूजन बैंक फॉर रिपीटिंग माइक्रो थीम्स लाइक इंक्लूसिव ग्रोथ एंड अर्बन फ्लडिंग, सुनामी, योर ट्रॉपिकल साइक्लोन। इस तरीके के टॉपिक के लिए मैंने इंट्रो कंक्लूजन बैंक बनाया। एंड साथ ही जो जो एग्जाम्पल में पढ़ता था उनको सिर्फ मैं पढ़ता नहीं था, उनको मैं सिलेबस से भी कनेक्ट करता था, आंसर्स में भी यूज़ करने की कोशिश करता था। तो आप रिकॉल सिस्टम बनाओ, अदरवाइज यू विल ड्राउन एंड स्टार्व फॉर रिटेंशन। आपको चीज़ें याद नहीं रहेगी और वो किताबें देख देख के आप फेयरफुल भी फील करते रहोगे। एंड देन यू विल थिंक कि सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, जबकि सिलेबस इज नॉट दैट बिग। यू आर नॉट स्टडिंग इन अ राइट वे, यू आर नॉट बिल्डिंग द रिकॉल सिस्टम्स। एंड जो फिफ्थ मिस्टेक है जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं वो करते हैं कि वो फोमो में रहते हैं हमेशा। जैसे आप ये देख सकते हो ये कैंडिडेट है हमेशा फोमो में, ये चीज़ छूट जाएगी, वो चीज़ छूट जाएगी, इतनी सारी किताबें। जबकि आपको फोकस रखना है, सिलेबस पे फोकस रखना है, उसके अकॉर्डिंग कुछ सिलेक्टेड बुक्स लेनी है और उनको स्टडी करना है, और एक फेज वाइज मैनर में स्टडी करना है। जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, दे स्टार्ट विद इकोनॉमी, देन दे शिफ्ट टू एथिक्स, देन दे स्टार्ट कल्चर, और कुछ भी खत्म नहीं होता और हमेशा टायर्ड रहते हैं, एंशियस रहते हैं और स्टक रहते हैं। जबकि आपका जो पूरा प्रिपरेशन साइकिल होना चाहिए वो फेज्ड प्लानिंग में होना चाहिए। लाइक फेज वन आपका होना चाहिए यहाँ पे आप जीएस प्री प्लस मेन सब्जेक्ट खत्म करो, जहाँ जिससे आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रिपरेशन हो जाए। लाइक इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, ये वो सब्जेक्ट है जो प्री और मेंस दोनों में आपके काम में आएंगे। देन आप अपने ऑप्शनल कंप्लीशन पे फोकस करो। जो सेकंड फेज होगा उसमें जीएस मेंस ओनली पोर्शन पे फोकस करो, लाइक एथिक्स, इंडियन सोसाइटी, क्योंकि आपका प्रीलिम्स मेंस वाला तो ऑलरेडी हो चुका है। एंड ऑप्शनल का रिवीजन करो और फिक्स्ड स्लॉट रखो, लाइक ऑप्शनल के लिए 50% टाइम या 4-5 आवर्स, जीएस के लिए 3-4 आवर्स। इस तरीके से फिक्स स्लॉट रखो ताकि कुछ भी इमोशनल डिसीजन ना हो। ऐसा ना हो कि आपने इकोनॉमी से स्टार्ट करा, देन आप कल्चर पढ़ने लग गए और इस तरीके से आपका कुछ भी खत्म नहीं हुआ। तो फोमो में मत रहो, कुछ भी नया मटेरियल आ रहा है उस पर फोकस मत करो। आप अपनी फेज्ड वाइज प्लानिंग पे फोकस करो और उनके अकॉर्डिंग सिलेबस को टाइमली कंप्लीट करो, और इस तरीके से 8 आवर्स में भी आपका काम हो जाएगा। ओवरऑल ब्रूटल ब्रूटल ट्रुथ ये है कि अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो और आपने इस तरीके से प्लान नहीं करा कि उनको लास्ट 15 डेज में आप कैसे रिट्रीव करोगे, कैसे रिवाइज करोगे, देन दैट स्टडी इज यूजलेस। तो कुछ भी ऐसा मत पढ़ो जिसको आप लास्ट 15 डेज में रिवाइज नहीं कर सकते, साथ ही जिसको आप एग्जाम में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास वर्ड लिमिट तो 150 एंड 250 वर्ड्स की, इससे ज़्यादा आप यूज़ कर नहीं सकते। तो आप इसी फॉर्मूले को अगर फॉलो कर लोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको यूजलेस लगेगी एंड यू विल नॉट बी स्पेंडिंग योर टाइम इन स्टडिंग देम। तो ओवरऑल आपकी स्टडी की इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। तो हमेशा ही ध्यान रखो, जो 14 आवर्स पढ़ रहा है उससे डरो मत, उसको ज़्यादा डरने की जरूरत है, बिकॉज ही इज़ डूइंग यूजलेस स्टफ, ही इज़ इन फोमो, ही इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मल्टीपल पीडीएफ्स, और इसलिए उनका इतना टाइम लगा। आपको 8 आवर्स 10 आवर्स करना है, दैट मच इज़ फाइन, और उसको टारगेटेड वे में करना है।
एंड यही टॉपर्स करते हैं, दे ऑप्टिमाइज देयर स्टडी फॉर रिविजिबिलिटी, रिकॉल एंड रिपीटेबिलिटी। तो आप जो भी पढ़ रहे हो उसको रिविजिबिलिटी यानी 15 डेज के हिसाब से ऑर्गेनाइज करो, दैट वुड बी मच मोर इफेक्टिव। ओवरऑल इस माइंडसेट को आप रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ पे एक माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। लाइक अगर आप अभी ऐसे सोचते हो कि मोर आवर्स इक्वल टू बेटर रैंक, तो इसको हटा के आपको ये समझना चाहिए कि बेटर मोर रिटेंशन एंड बेटर रिकॉल विल गिव यू रैंक, क्योंकि एग्जाम में तो वही चीज़ काम में आएगी जिसको आप रिटेन कर पा रहे हो एंड रिकॉल कर पा रहे हो। आई विल राइट लेटर आफ्टर आई फिनिश द नोट्स, ऐसा कभी नहीं होने वाला। आपको जब आप लर्निंग कर रहे हो उसी के साथ में लिखना है, और इसके लिए मैंने ईजीएस्ट मेथड पे एक वीडियो बनाया है, जस्ट गो एंड चेक इट आउट। उससे आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी। उसमें मैंने 5 स्टेजेस में ये बताया कि कैसे आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो। आई विल रिवाइज इन द लास्ट मंथ, ऐसा कभी नहीं होने वाला। आपको इन द इनिशियल फेज ही शॉर्ट नोट्स ऑर्गेनाइज करने हैं, आउट अरेंज करने हैं, उससे आपका रिविजन टाइम बच जाएगा और आप मल्टीपल टाइम पहले ही रिवाइज कर लोगे, आपको लास्ट मंथ का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन आपको लाना है। एंड फाइनल वर्ड यही है कि अगर आप 14 आवर्स पढ़ रहे हो तो हो सकता है आपको लगे आप हार्ड वर्किंग हो, बट instead of that, studying for 8 hours 10 hours with surgical precision consistency will make you dangerous for your competitors। और आपको इसी पे फोकस करना है, इस पे फोकस नहीं करना है। ओवरऑल if you like this video, do share with your friends and subscribe to my YouTube channel. You can also visit my website and join my Telegram channel. Thanks for watching this video till the end.